हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये तो हम जान चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड हियरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और साथ ही जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है, इनके क्या यूज है और इनके एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज क्या क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सन 1970 में IBM के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक EF कोड नाम के व्यक्ति ने रिलेशनल डेटाबेस का कंसेप्ट पूरी दुनिया के सामने रखा था। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को एक्सेल रोज एंड कॉलम्स की तरह टेबल फॉर्मेट में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें हर एक टेबल आपस में जुड़े रहते हैं और इनमें प्रत्येक टेबल के वैल्यूज रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस। इसे जो है 1970 में IBM के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे EF कोड ने ही इस रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया के सामने लाया था। और रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को एक्सेल रोज एंड कॉलम्स की तरह टेबल फॉर्मेट में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि टेबल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जिस तरह से आप सब एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं, तो उसी तरह से रिलेशनल डेटाबेस में भी डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सेल रोज एंड कॉलम्स की तरह इसमें भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं। एक टेबल फॉर्मेट में होते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं एक टेबल्स के अंदर, और उन रोज एंड कॉलम्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। इसमें हर एक टेबल जो है आपस में जुड़े रहते हैं और इसमें जो है रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल नहीं होते, एक से ज़्यादा टेबल होते हैं, मल्टीपल टेबल्स होते हैं इसमें, और सारे टेबल जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं, और इनमें प्रत्येक टेबल के वैल्यूज रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। और जितने भी इसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, सारे टेबल्स के जो वैल्यूज होते हैं एक दूसरे की टेबल के साथ कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं। यानी कि रिलेशनल डेटाबेस जो है एक तरह का डेटाबेस है जो कि स्टोर करती है डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, वो भी रोज एंड कॉलम्स का यूज करके। जिस तरह से एक्सेल में होते हैं उसी तरह से इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इजी होता है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस को काफ़ी आसान बनाती है डेटा को एक्सेस करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसे रिलेशनल डेटाबेस इसलिए कहा जाता है, इसे रिलेशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक टेबल के जो वैल्यूज होते हैं, इसमें जितने भी टेबल हैं उनके जो वैल्यूज होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए इसे रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। और यह डेटाबेस सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी आसान हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है कि यह जो है डेटा को एक्सेस करने में, डेटा को लोकेट करने में काफ़ी आसान बना देता है। चलिए अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस का यूज कैसे होता है। इस डायग्राम में आपको दो टेबल दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टेबल है प्रोडक्ट टेबल, यानी जितने भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पर दिया गया है इस टेबल में। एंड सेकेंड टेबल है सेल्स टेबल, जितने भी प्रोडक्ट का सेल्स किया गया है उसका ये डिटेल दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट टेबल एंड सेल्स टेबल जो यहाँ पर दो टेबल है, दोनों जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एंड प्रोडक्ट टेबल में जो वैल्यूज दिया गया है, जो एंट्री किया गया है यहाँ रोज एंड कॉलम्स में, जिसमें कि मॉडल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है एंड यूनिट कॉस्ट है। एंड सेल्स टेबल में ऑर्डर नंबर, मॉडल नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑर्डर डेट दिया गया है। तो फर्स्ट टेबल में जो प्रोडक्ट टेबल का जो फर्स्ट कॉलम्स है, मॉडल नंबर
एंड सेल्स टेबल का जो सेकेंड कॉलम है मॉडल नंबर, दोनों जो है दोनों में ही मॉडल नंबर है, तो दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि 1 to many रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि ईच प्रोडक्ट यानी कि हर प्रोडक्ट का जो है मल्टीपल सेल्स हो सकता है, यानी कि एक प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट का बहुत सारे सेल्स हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप बनता है। एंड प्राइमरी की जो होता है, जैसे प्रोडक्ट टेबल का फर्स्ट कॉलम जो एंट्री किया हुआ वैल्यू है वो प्राइमरी की कहलाएगा, एंड सेल्स टेबल का जो सेम वैल्यू जो होगा वो मॉडल नंबर, वो जो है फॉरेन की कहलाता है, जो कि दोनों जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो मेनली यही जानने वाली बात है कि इसमें जितने भी मल्टीपल टेबल्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक या दो हो, दो से भी ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनमें जो जितने भी टेबल्स होते हैं वो सारे टेबल जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और उन टेबल्स के बीच कुछ न कुछ जो है वैल्यूज जो है स्टोर होता है जो कि सेम होते हैं, और उन सेम वैल्यूज जो है एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाता है। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये जो है इस स्ट्रक्चर को यानी रिलेशनल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को काफ़ी इजी बना देता है। अब रिलेशनल डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या क्या है इनके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट है इजी टू यूज, यानी इसे यूज करना बहुत ही आसान है। रिलेशनल डेटाबेस का स्ट्रक्चर बहुत ही काफ़ी सिंपल होता है। टेबल में अलग अलग रोज और कॉलम्स होते हैं जिसमें डेटा को मैनेज करना आसान होता है। अभी मैंने बताया कि इस रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल होता है और इन टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर करता है, और इसे जो है मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सेकेंड है फ्लेक्सिबिलिटी। इस डेटाबेस मॉडल में हम आसानी से जितने चाहे उतने टेबल बनाकर इसके आकार को बढ़ा सकते हैं और इन टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। यानी कि रिलेशनल डेटाबेस में जो है फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि इसमें आप जितने चाहे उतने टेबल बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन टेबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किया जा सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है डेटा रिडंडेंसी, यानी डेटा को रिपीट नहीं किया जा सकता। इसके अंदर डेटा डुप्लीकेट होने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है क्योंकि इसमें हर टेबल में एक स्पेसिफिक डेटा होता है। एंड फोर्थ है डेटा सिक्योर। इस डेटाबेस में डेटा सुरक्षित रहता है क्योंकि इस तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास कुछ स्पेशल यूजर्स को डेटा एक्सेस देने का राइट्स होता है जो कि डेटा को सिक्योर रहता है, और इसमें जो है डेटा सिक्योर रहता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। रिलेशन डेटाबेस के नुकसान की बात करें तो फर्स्ट है इसका स्ट्रक्चर लिमिट्स। इस तरह के डेटाबेस में डेटा फील्ड की लेंथ को पहले से डिफ़ाइन कर दिया जाता है, यानी कि इसमें जो टेबल्स बने होते हैं उन टेबल्स का जो लेंथ होता है पहले से इसमें बता दिया जाता है, डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि इस टेबल का लेंथ इतना होना चाहिए। कि होता क्या है इसमें कि अगर आप इस टेबल्स में इस फील्ड में अगर लिमिट से ज़्यादा आप डेटा को स्टोर करते हैं, आप डेटा या इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, तो इससे जो है डेटा के मिस होने का या फिर डेटा के लॉस होने का चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो इसमें टेबल का जो है एक लिमिट्स होता है। सेकेंड है एक्सपेंसिव कॉस्ट। इसे सेटअप और मेंटेन करना महंगा हो जाता है क्योंकि जो भी सबके लिए या फिर छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें इसे यूज करना और ख़रीदना जो है इजी नहीं होता है। थर्ड है चांसेस ऑफ डेटा लॉस। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी टेबल के साथ बहुत ज़्यादा डेटाबेस सिस्टम का यूज किया जाता है और ये सभी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादा टेबल होने की वजह से डेटा को ट्रांसफ़र करते समय डेटा के मिस और लॉस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। फोर्थ है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में एक डेटाबेस को कई सारे सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया और इस मॉडल में यूजर अपने अपने डेटा एक्सेस के मेथड को डिफाइन कर सकते हैं।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस 1980 की शुरुआत में तैयार किया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डेटाबेस है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है 1980 में लाया गया था और इस डेटाबेस में जो है यह डेटाबेस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका होता है जिसमें इसमें जो है सभी चीज़ें जो है क्लास और ऑब्जेक्ट की हेल्प से होती है और इसमें रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम को लिखा जाता है। रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट यानी आप जितने भी सामान देखते हैं, वस्तु देखते हैं, जैसे कि मोबाइल हो, पेन हो, टेबल हो, कैट हो, कंप्यूटर हो, जितने भी चीज़ें हैं ये सारी जो है ऑब्जेक्ट में काउंट होती है। तो जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है वही जो है वही वस्तु जो है वो कंप्यूटर के लिए भी ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होती है और ये जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है। और ऑब्जेक्ट तो आप समझ चुके हैं, जैसे पेन है, टेबल है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, बॉटल है, बुक है, जितने भी आप देख रहे हैं वो सारे जो है ऑब्जेक्ट होती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है जैसे कि C++ हो गए, जावा हो गए, जावा स्क्रिप्ट हो गए, पाइथन हो गए, ये सारे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, तो उस रूप में इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और इसके नाम से ही पता चलता है इस प्रकार के डेटाबेस के निर्माण के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे अभी मैंने बताया जावा स्क्रिप्ट, C++, पाइथन, ये सारे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके स्ट्रक्चर को क्लास के रूप में जाना जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यह डेटाबेस में डेटा टेक्स्ट, पिक्चर्स, वॉइस एंड वीडियो के स्टोर होने की परमिशन जो है प्रोवाइड करता है। यानी यह डेटाबेस में चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, वॉइस हो, कोई भी वीडियो हो, वो सारे जो है स्टोर किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट डेटाबेस आमतौर पर उन जगहों पर यूज किए जाते हैं जिन्हें उच्च प्रदर्शन यानी कि हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो, कैलकुलेटिंग की ज़रूरत हो या फिर फास्ट रिजल्ट जिसे चाहिए, वहाँ पे ज़रूरत ये पड़ती है। अगर हम ऑब्जेक्ट डेटाबेस के यूजेज की बात करें तो यह रियल टाइम सिस्टम में यूज किए जाते हैं, 3D मॉडलिंग फॉर आर्किटेक्चरल में यूज की जाती है, इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशंस या फिर साइंटिफिक प्रोडक्ट्स और मॉलिक्यूलर साइंस में इसकी यूज की जाती है। चलिए अब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे ये डिवाइड होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा स्टोर होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि पेन हो गए, बुक हो गए, मोबाइल हो गए, बॉटल हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, जितने भी चीज़ें आप देखते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया मोबाइल, ठीक है, मोबाइल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोबाइल है और क्लास क्या होते हैं, मोबाइल ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए कि ये मोबाइल जो है कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, वो एक ऑब्जेक्ट होता है और क्लास जो है उस ऑब्जेक्ट के वैरायटी को डिफाइन करता है, वह कितने तरह की होती है। जैसे यहाँ पे मोबाइल है तो कैसे कैसे मोबाइल होती है, कौन कौन सी कंपनीज की मोबाइल होती है, जैसे कि MI के मोबाइल हो गए, सैमसंग के मोबाइल हो गए, वीवो के हो गए या फिर नोकिया के हो गए, बहुत सारी ऐसी हैं। तो ये जो मोबाइल डिवाइड हो रहे हैं वो उसे हम क्लास कहेंगे, यानी कि ये क्लास में डिवाइड हो रहे हैं। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट जो है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को बताता है कि उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसे ये एट्रीब्यूट शो करता है। जैसे यहाँ पे मोबाइल है, MI, सैमसंग एंड वीवो। तो ये जो मोबाइल है इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे मोबाइल के प्रॉपर्टीज होते हैं उसके कलर क्या है, उसके वेट क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो क्या है, ये सारे जो है प्रॉपर्टीज होते हैं मोबाइल के। तो एट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि एट्रीब्यूट जो है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को बताता है। एंड लास्ट है हमारा मेथड। मेथड क्या होता है,
मोबाइल के फंक्शंस को बताता है कि मोबाइल में क्या क्या काम हो सकते हैं, उसको ये बताता है। जैसे मोबाइल से आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, जितने भी आप काम करते हैं मोबाइल पे वो जो है मोबाइल के फंक्शंस होते हैं। तो मेथड जो है उस मोबाइल के फंक्शंस को बताता है। आप समझ चुके होंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे एक मोबाइल है, क्लास हो गए उस ऑब्जेक्ट को जो बहुत सारे डिवाइड किया गया वैरायटी जो डिवाइडेड होती है उसे हम क्लास कहते हैं। एट्रीब्यूट हो गए कि उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ क्या है उसे एट्रीब्यूट कहेंगे। एंड मेथड उस ऑब्जेक्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसे हम मेथड कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है किस क्लास से लिंक होते हैं, उस क्लास के क्या क्या एट्रीब्यूट है एंड उस ऑब्जेक्ट के क्या क्या मेथड है। तो ये सारे जो है डिवाइडेड होते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डेटाबेस जो है इस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है और अपना काम करता है। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कैसे वर्क करता है। चलिए अब इसके कुछ फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट इसका फ़ायदा यह है कि यह जटिल डेटा को बड़ी ही आसानी से सेव और पुनः प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, तो जो डेटा को थोड़ा मुश्किल होता है स्टोर करना, एंट्री करना, उस डेटा को भी ये बहुत ही आसानी से सेव करता है एंड रिट्रीव भी कर सकता है। सेकेंड है, यह परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। थर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अच्छी तरह से काम करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मैंने बताया है आपको। ये जो एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, जैसे C++ हो गए, जावा हो गए, पाइथन हो गए, जावास्क्रिप्ट हो गए, ये सारे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो इनके साथ जो है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है अच्छी तरह से काम करता है। चलिए अब इसके नुकसान क्या है ये जान लेते हैं। इसमें पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन बहुत ही धीमा हो जाता है। और इसमें जो है एक पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण जो है इसके ट्रांजैक्शन जो है इसका स्लो हो जाता है। सेकेंड है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है। एंड थर्ड है, इसे यूज करने के लिए पहले इसे सीखना पड़ता है। एंड लास्ट है, इसमें सिक्योरिटी जो है बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात की, जिसमें हमने रिलेशनल डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, यह कैसे काम करता है, इनके फ़ायदे और नुकसान क्या है, इनके बारे में हमने बात की। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।